हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, 2023 के अंत आते आते हमें मार्केट्स में बहुत ही बढ़िया एक रैली देखने को मिली। लेकिन नया साल शुरू होते ही ऐसा लग रहा है कि मार्केट को हैंगओवर हो गया है। अगर हम देखें पिछले 2 सालों में मार्केट्स में क्या हुआ, तो अगर 2022 पूरा साल देखें तो वो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थे। इंडाइसेस में हमें 4 से 5% के रिटर्न देखने को मिले और लार्ज कैप्स जो हैं ने काफ़ी हद तक अंडर परफॉर्म किया। और 2023 भी अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक वैसा ही रहा। लेकिन साल का अंत आते आते अच्छी खासी हमें रिटर्न्स मार्केट ने दिए। अगर हम पिछले 2 साल में देखें तो निफ्टी ने 17,800 से 21,700 तक की रैली की और ये करीब 22-23% के आसपास इसका रिटर्न बनता है, जो कि मैं बहुत अच्छा रिटर्न तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक डिसेंट रिटर्न है और रीजनेबली गुड रिटर्न्स हम इसे कह सकते हैं। लेकिन इसकी एक दूसरा एस्पेक्ट भी है जिसे हमें जानने की ज़रूरत है। तो इसी दौरान में अगर हम देखें तो हमारा रुपया डॉलर के अगेंस्ट में करीब 12% वीक हुआ। तो रुपया की जो डॉलर के अगेंस्ट में कन्वर्जन रेट है वो 74 से बढ़कर 83 हो गया, जो कि आज का रेट है। तो ये करीब 12% का बनता है। तो अगर हम देखें तो ये जो हमें निफ्टी में गेन देखने को मिला है 22-23% 2 सालों में, इसमें काफ़ी हद तक डॉलर ने भी कंट्रीब्यूट किया है। और डॉलर के कंट्रीब्यूट को हम इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एफआईआई का जो इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में होता है वो डॉलर का होता है। तो जब वो डॉलर लेके इंडिया में आते हैं तो उतने ही डॉलर से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो इस वजह से डॉलर की वजह से उन्होंने ज़्यादा शेयर खरीदा और उसने ज़्यादा मार्केट को पंप किया। अब यही जब वो निकालेंगे तब इसका हमें उल्टा इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा, तो रिटर्न्स और भी कम हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ये रिटर्न्स जो हैं डिसेंट रिटर्न हम कह सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन रिटर्न्स को हम अच्छा रिटर्न कह सकते हैं। लेकिन जो असली पार्टी हो रही है वो कहाँ हो रही है? वो हो रही है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स और एसएमई स्टॉक्स में। असली खेला वहीं पर हो रहा है और ये एक तरीके से हमारे लिए काफ़ी एक रिस्की फैक्टर भी है मार्केट में। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, आरबीआई ने भी इस पे कंसर्न जताया है। तो आरबीआई का कहना है कि काफ़ी पैसा जो अनसिक्योर्ड लोन्स के द्वारा लिया जा रहा है पब्लिक से, वो काफ़ी पैसा क्रिप्टोज, स्टॉक्स, खास करके मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स और साथ ही ऑप्शंस में जा रहा है। अब ऑप्शंस और मिड कैप की दोनों की कहानी अलग है। अगर हम ऑप्शंस में देखें, वहाँ पर रिटेल कुछ खास पैसा तो बना नहीं पाता है, कभी बनाता है कभी गंवाता है और एक तरीके से वहाँ पर वो सट्टेबाजी करता है क्योंकि उसके पास कोई सिस्टम नहीं होता है। लेकिन मिड कैप में अगर आप देखें, अगर रिटेल ने जो पैसा लगाया या जो लगा रहे हैं, प्रॉफिट उनको दिख रहा है क्योंकि मार्केट्स मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में अगर आप देखें ज़्यादातर स्टॉक्स जो है काफ़ी ज़्यादा दौड़ रहे हैं। तो बेशक उन्होंने प्रॉफिट नहीं बुक किया लेकिन उनके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन ये एक रिस्क का फैक्टर भी है क्योंकि जितने तेज़ी के साथ मिड कैप्स बढ़ेंगे उतने ही तेज़ी के साथ मिड कैप्स गिर सकते हैं। हाँ, ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो है काफ़ी नए लोग आते हैं और जैसे कि हमने देखा कि चूँकि उनके पास सिस्टम नहीं होता है तो वो बिना सिस्टम के ट्रेड करते हैं, एक तरीके से सट्टेबाजी करते हैं और फिर अपना पैसा गंवा कर निकल जाते हैं और फिर एक नया सेट मार्केट में आता है। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, रिस्क मैनेजमेंट के साथ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे क्लब 100 प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम ऑप्शंस को सिस्टमेटिक तरीके से और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ दिखाते हैं। आप हमारे वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं, डिटेल्स देख सकते हैं। किसी इंक्वायरी के लिए आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि काफ़ी सारा पैसा अनसिक्योर्ड लोन्स के द्वारा जो आ रहा है वो मिड कैप्स में भी जा रहा है, जिसकी वजह से मिड कैप्स में और फ्यूल उस रैली को कर रहा है। अब देखिए, एक रिटेल जो ट्रेडर होता है, इन्वेस्टर होता है, उसका माइंडसेट क्या होता है? उसे लगता है कि मैं अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसा लगाऊं तो कम पैसे से ज़्यादा यूनिट्स शेयर खरीद सकता हूं। ये उसकी थॉट प्रोसेस होती है। तो जो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं यूजुअली वो स्मॉल टिकट्स के होते हैं, कम अमाउंट के होते हैं, तो उससे खरीद के वो लार्ज कैप तो खरीद नहीं सकते। अगर आप 10,000 रुपये का लोन लेते हैं तो उससे रिलायंस के आपको 4 ही मिलेंगे, शेयर्स मिलेंगे, लेकिन वही पैसा आप किसी 10, 12, 5 रुपये के स्टॉक्स में लगाएंगे तो वो ज़्यादा खरीद सकते हैं। और इसी जो रिटेल के बुलिश सेंटिमेंट्स को यूज़ करके जो
मार्केट के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उछाल हमें देखने को मिल रहा है। अभी मैं रिसेंटली ही एक फिनटेक कंपनी किसी का ऐड देख रहा था। उस ऐड में ऐसा कहा जा रहा था कि आप ऐप डाउनलोड करिए और इंस्टेंटली जितना चाहे लोन पाइए और जैसे चाहे खर्च करिए, यानी कि वो पैसा लेकर मैं कहीं पर भी लगा सकता हूँ, उसकी कोई चेक नहीं है। अगर आप बैंक से एक पर्सनल लोन लेने जाएंगे तो वो आपसे पूछते हैं कि इस पैसे का क्या करेंगे। अगर उन्हें ये लगता है कि आप उसे मार्केट में लगाएंगे तो थोड़ा वो लोन देने के लिए हेजिटेट करते हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस एक दो बैंक्स के साथ रहा है, लेकिन ज़्यादातर बैंक्स जो है आज क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने बैंक से कोई लोन नहीं लिया। लेकिन ये बैंक्स का एक रिस्क मैनेजमेंट चेक होता है, लेकिन ये जो फिनटेक ऐप्स होते हैं इसमें इस तरीके का जो है कोई चेक्स एंड बैलेंस शायद नहीं होता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो ये पैसा जो है और भी मिड कैप और स्मॉल कैप्स में आ सकता है, और ये एक डिज़ास्टर इन वेटिंग इवेंट है, और आगे जाकर ये किस तरीके का नुकसान देगा मार्केट्स को ये आज तो हम नहीं कह सकते। और हम आशा करते हैं कि जो आरबीआई है और दूसरे एजेंसीज है वो इस पर वॉच रखे हुए हैं और डेफिनेटली इसको कंट्रोल करने की कोई ना कोई कोशिश करेंगे। तो 2024 आ गया है और न्यू ईयर के पार्टी के बाद अब मार्केट को हैंगओवर हो गया है। तो ऐसा सडन सेंटिमेंट्स के बदलाव का क्या कारण है? उसके कई सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न जो ये है कि फेड के कमेंट्री और उसके आउटलुक में बदलाव आया है। जो दिसंबर मिड की फेड की जो एमओएम्स थी उसमें ये कहा गया था कि 2024 में इंटरेस्ट रेट्स के कट्स होंगे और मार्केट रेट्स पीक आउट हो चुका है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि मार्केट के रेट्स पीक आउट हो चुके हैं, इससे बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। लेकिन इन्वेस्टर्स का ये ऑप्टिमिज्म था कि फर्स्ट क्वार्टर में ही रेट्स के कट्स होंगे, लेकिन अब फेड ने ऐसे इंडिकेशन दिए हैं कि रेट्स के कट्स तो होंगे, रेट्स पीक आउट तो हो चुके हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होंगे। तो फिलहाल जो ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2024 में डेफिनेटली रेट्स कट होंगे, लेकिन वो कट्स जो हैं इतनी जल्दी होने वाले नहीं है। फर्स्ट हाफ में रेट्स के कट्स होने की गुंजाइश काफ़ी कम है और सेकंड हाफ में भी होंगी तो शायद इक्का दुक्का ही हो, और वो भी डिपेंड करता है कि किस तरीके की सिचुएशन आगे ग्लोबल इकॉनमी में बनती है। तो इस वक्त रेट्स को लेकर जितना कॉन्फिडेंस लोगों को था कि रेट्स गिरेंगे वो अब थोड़ा सा डिमिनिश होता हुआ दिख रहा है, और वही जो सेंटिमेंट्स में बदलाव है वो हमें मार्केट्स में होता हुआ इस वक्त दिख रहा है। तो कल की मीटिंग में फेड ने ये कहा कि इट वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर पॉलिसी टू रिमेन एट रेस्ट्रिक्टिव स्टैंस फॉर सम टाइम, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो रेस्ट्रिक्टिव स्टैंस है वो फिलहाल मेंटेन रहना चाहिए कुछ टाइम तक, जब तक कि इन्फ्लेशन और फर्दर नहीं गिर के सस्टेन होता है। तो क्लियरली एक तरीके से वो रूल आउट कर रहे हैं कि बहुत जल्दीबाजी में कोई रेट्स कट होने वाले हैं। दूसरा जो डेवलपमेंट रिसेंट टाइम्स में हुई है वो रेड सी में टेंशन। तो वो टेंशन क्या है दोस्तों, आप सबने ये खबर पढ़ी होगी या सुनी होगी। तो इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो हाउती रेबेल्स हैं, जो कि यूएस कहता है कि उसे ईरान बैक कर रहा है, और वो यमन के जो एक तरीके का ग्रुप है, और उस पर ये इल्ज़ाम है कि उसने करीब 20 बार जो शिप्स रेड सी में शिप्स पे अटैक किया है, जिसमें यूएस का भी एक शिप है। और यूएस जो है क्लियरली वो ईरान की तरफ उंगली उठा रहा है, और ईरान ने जो इस डेंजर को भांपते हुए रेड सी में अपने शिप को भेज दिया है। और इसका एक तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो वो एक कमर्शियल रूट है जहाँ से इंडिया में भी सप्लाईज आती हैं, बाहर से क्रूड भी आता है, तो उन्होंने अपना रूट बदल लिया है और उन्होंने अपने रूट को लंबा कर लिया है, कहीं और से वो घूम के आ रहे हैं। तो फिलहाल इसके सप्लाई और लॉजिस्टिक्स में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये टेंशन एस्केलेट होता है तो ये एक न सिर्फ जो क्रूड के प्राइस को बढ़ाएगा और वो सप्लाई चेन को भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो आने वाले टाइम में हमें देखना है कि यहाँ पर क्या होता है, क्या टेंशन एस्केलेट होता है या फिर इजराइल वॉर की तरह वो वहीं पर कंटेन हो जाता है। तो इसकी वजह से भी मार्केट्स को एक डेंट पड़ा है, और ये रिसेंट ही डेवलपमेंट है, ये जो तनातनी यूएस और ईरान और यमन के बीच में हो रही है, तो इसकी वजह से भी मार्केट्स को थोड़ा सा
इसका इम्पैक्ट होता हुआ हमें दिख रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बहुत हमें फेवरेबल नहीं लग रही है। अलग अलग तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा कमेंट्स दिए जा रहे हैं। अभी नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि वॉर विथ यूएस इज़ इनएविटेबल, और उन्होंने अपने कंट्रीमैन को वॉर के लिए प्रिपेयर करने को भी कहा है। तो वो भी एक एस्पेक्ट है और हमें देखना है कि वो किस तरीके से 2024 में प्ले आउट होता है। और हमें ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों कि 2024 इज़ एन इलेक्शन ईयर यूएस के लिए, और हमने अगर पास की हिस्ट्री देखें तो यूजुअली यूएसए में इलेक्शन से पहले वो एक छोटा मोटा वॉर या कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। तो क्या इस बार भी होगा, हमें ये देखना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों इंडिया में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो क्या हमें यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा? लेट्स होप नॉट, क्योंकि आई एम ए पीस लविंग गाय। मैं नहीं इसका सपोर्ट करता हूँ कि किसी तरीके का वॉर हो और इनोसेंट लोगों की जान जाए, लेकिन ये मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। और हमने देखा है कि जब जब इलेक्शंस आते हैं और जब जब वर्ल्ड की इकॉनमी में प्रॉब्लम्स होती हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और वही इस वक्त भी होता हुआ हमें दिख रहा है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इट्स एन एलिफेंट इन द रूम, सबको पता है कि ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखें चाइना में किस तरीके की फिनेंशियल क्राइसिस हो रही है और बैंकिंग क्राइसिस हो रही है, वहाँ से छन छन की खबरें आती हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से डिक्टेटरशिप है, और क्या वहाँ पर सही सिचुएशन है वो हमें नहीं पता चल रही है। लेकिन उसकी मार्केट जो है इस कहानी को पूरी तरीके से बयान कर रहा है। चाइनीज़ मार्केट्स पूरी तरीके से प्रेशर में हैं और वहाँ पे क्या चल रहा है नहीं पता। अब किसी भी बड़ी इकोनॉमी के लिए जिसके साथ दुनिया की सारी कंट्रीज़ लेन देन करती हैं, वहाँ पर अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका बाकी देशों पर क्या इम्पैक्ट आएगा, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें वहाँ पर क्या एक्चुअली हो रहा है नहीं पता। तो ये भी एक फैक्टर है जिसको हमें देखना है कि 2024 में ये किस तरीके से प्ले आउट होता है। काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि चाइना में जो प्रॉब्लम्स है उसका फ़ायदा इंडिया को होगा। फ़िलहाल हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। डेफिनेटली एफआईआई का पैसा तो आ रहा है, लेकिन एफआईआई का पैसा भी अगर आप देखें तो वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आ रहा है। वो 2 महीने 3 महीने बाइंग करते हैं, फिर सेलिंग भी करते हैं। तो लॉन्ग टर्म जैसा जो मनी का सप्लाई इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, फ़िलहाल तो हमें आता हुआ नहीं दिख रहा है। फ्यूचर में क्या होगा ये देखने वाली बात हो। तो एफआईआई मनी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले साल जितना भी पैसा एफआईआई का आया, करीब 1.85 लाख करोड़ रुपीज़, इसका 30% सिर्फ एक एफआईआई का पैसा है। और वो एफआईआई का क्या नाम है, क्या आप जानते हैं? बहुत ही फेमिलियर नेम है, अगर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एक और जो बड़ा रिस्क फैक्टर है जो मार्केट्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है दोस्तों, वो है टैक्स सेक्टर। अब अगर यूएस में देखें तो यूएस में हमेशा मार्केट में एक शगुफा खड़ा होता है। अभी 1.5-2 साल तक फैंग स्टॉक्स के बड़े चर्चे थे। इसके बाद उन्होंने एक नया शगुफा क्रिएट किया, मैग्निफिसेंट 7, जिसमें एआई की कंपनीज। अब एआई को .com बूम की तरह उन्होंने एकदम हाईलाइट कर दिया और उनके स्टॉक्स में ज़बरदस्त उछाल हमें देखने को मिली। नैस्डैक में भी पिछले साल बहुत अच्छी रैली हुई, लेकिन अब वहाँ पर भी गिरावट हो रही है। और लोग पूछ रहे हैं ठीक है एआई तो आएगा, एआई तो का फ्यूचर है, लेकिन एआई की कंपनीज़ के रेवेन्यू ग्रोथ क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर आप एक एग्जांपल देखें तो एडोबे में भी काफ़ी जो एक न्यूज़ आई कि वो एआई में बहुत काम कर रहे हैं और जेन एआई के कुछ चीज़ें बना रहे हैं, और इसकी वजह से उनके स्टॉक्स में 85% का राइज हो गया। लेकिन उस एआई स्ट्रीम से जो उनका प्रॉफिट आया वो उसने सिर्फ 10% का एडिशन किया। तो लोग अब पूछ रहे हैं कि ठीक है एआई तो आपने कर दिया, लेकिन भैया प्रॉफिट कब दिखाओगे? एक तरीके से मोहभंग हो रहा है लोगों का और वहाँ पर गिरावट हो रही है। अब जब नैस्डैक में रैली हो रही थी, एआई स्टॉक्स में हो रही थी, उसका इम्पैक्ट जो हमारे आईटी सर्विसेज स्टॉक्स में भी देखने को मिला, लेकिन आईटी सर्विसेज स्टॉक्स का बिजनेस मॉडल वहाँ से कंप्लीटली डिफरेंट है। तो अब अगर वहाँ पे गिरावट हो रही तो क्या आईटी इंडेक्स में भी गिरावट होगी, जैसा कि हमने कुछ दिन पहले देखा? और अगर आईटी इंडेक्स में गिरावट होगी तो आईटी इंडेक्स भी निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा वेट रखता है, तो क्या वो निफ्टी में प्रेशर डालेगा? अगर हम देखें आईटी इंडेक्स इस वक्त जो अगर सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो हर कंपनी के रिजल्ट्स म्यूटेड आ रहे हैं और हर कंपनी कह रही है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ नॉट सुटेबल।
फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए आईटी सेक्टर, हमारे आईटी सेक्टर की कंपनीज 26 टाइम्स ट्रेड हो रही हैं, निफ्टी से भी ज़्यादा, निफ्टी से भी 30% प्रीमियम पे ट्रेड हो रही हैं और अपने 5 साल के एवरेज से भी ज़्यादा लेवल पर ट्रेड हो रहे हैं। अब अगर आपकी जो कंपनीज इतनी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही हैं, उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तब तो इस तरीके के वैल्यूएशंस को आप जस्टिफाई करेंगे। लेकिन जब आप खुद कह रहे हैं कि आपके बिजनेस में उतना पोटेंशियल फिलहाल नहीं दिख रहा है, आपके मार्जिन्स प्रेशर में हैं, लोग बिजनेस आपको इतने आसानी से नहीं दे रहे हैं, तो इतना प्रीमियम कंपनी को जो दिया जा रहा है क्या वो जस्टिफाइबल है? और क्या ये जो प्रीमियम है वो कम होगा? अगर होगा तो ये भी हमारे मार्केट्स को इम्पैक्ट करेगा। तो इन कारणों से अगर आप देखिए तो मार्केट में नए साल में हैंगओवर हुआ है और मार्केट्स थोड़ा प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। और ये जो आपके विक्स या उसी तरीके के वोलेटिलिटी इंडेक्स में भी हमें देखने को मिल रहा है। अब ट्रिगर क्या है? ट्रिगर ये है कि अब नया दिसंबर क्वार्टर ख़त्म हुआ है, अब जो अभी रिजल्ट्स आने शुरू होंगे और हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पर कंपनीज कितना अच्छा या बुरा रिजल्ट्स देते हैं। पिछले साल के रिटर्न्स कुछ खास अच्छे नहीं रहे, लेकिन क्या ये उससे बुरे रिजल्ट्स आते हैं या उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं, यही मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। दूसरा फैक्टर है इलेक्शन यूएस में भी और इलेक्शन इंडिया में भी, तो दोनों जगह पे एक साथ हो रहे हैं और हमें देखना है कि किस तरीके का इलेक्शन का पेच जनरेट होता है और क्या उसका होता है। तो अभी कुछ महीने हमें काफ़ी मार्केट में इसकी वजह से वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपना फीडबैक शेयर करना भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।